दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है, वो टेक्नोलॉजी आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास मौजूद रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुप्त हो चुकी प्राचीन तकनीक के बारे में। दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले लिखी गई महाभारत में अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जो काफी ज्यादा घातक थे। कुछ अस्त्र तो ऐसे थे जिनकी मार से बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन था, जैसे कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ऐसे ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों में एक ऐसे अस्त्र का वर्णन मिलता है जिसे आज के समय में द थंडर बोल्ट कहा जा सकता है। ये एक ऐसा अस्त्र था जो 1000 सूरज के बराबर चमक पैदा करता था, जो देखते देखते किसी भी चीज को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता था। ऐसा ही नजारा 16 जुलाई को ओपनहाइमर ने भी देखा था, जब उन्होंने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। तब उस परीक्षण को देखकर हाइमर के मुंह से गीता का वो श्लोक निकला, जिसमें भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसके चमक के कारण किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह के खतरनाक हथियारों में से एक परमाणु बम के सबूत वैज्ञानिकों को मोहनजोदाड़ो से भी मिले हैं। जब साल 1922 में पहली बार रखलदास को इस साइट का पता चला, तो उसके बाद देश दुनिया के अनेक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खुदाई में काफी योगदान दिया था। अलग अलग समय पर की गई खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एक दूसरे को हाथ पकड़े कंकाल मिले थे, जिसके इस साइंस को मोहनजोदाड़ो कहा जाता है, यानी लाशों का शहर। जिस तरह के यहाँ से कंकाल मिले हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन लोगों की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी, क्योंकि इस तरह से हम किसी का हाथ तभी पकड़ते हैं जब हम बहुत ज्यादा डरे होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जिस समय इन लोगों की मौत हुई, उस समय बहुत ज्यादा डर का माहौल था। अलग अलग साइंटिस्ट ने इन कंकालों पर अपनी रिसर्च की थी, और ऐसी ही एक रूसी साइंटिस्ट ने एक कंकाल में मिले रेडिएशन को मेजर किया, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक कंकाल में रेडिएशन की मात्रा नॉर्मल से करीब 50 गुना ज्यादा थी। इसका मतलब ये था कि उस समय शायद परमाणु बम जैसे किसी एटॉमिक वेपन या फिर परमाणु बम के कारण ही मोहनजोदाड़ो सभ्यता का अंत हुआ होगा। इस बात का जिक्र रशियन हिस्टोरियन अलेक्जेंडर गोर्बोव्स्की ने अपनी बुक रिडल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में की है। इस बुक में अलेक्जेंडर गोर्बोव्स्की ने लिखा है कि यहाँ पर खोजकर्ताओं को पिघली हुई धातु, पत्थर और हरे कांच के टुकड़े मिले हैं। इस तरह के सबूत तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी समय हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता का अंत द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि कांच के हरे टुकड़ों का निर्माण तब होता है जब रेत को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जो किसी परमाणु हमले के समय ही हो सकता है। नंबर 2, एरोप्लेन। अब सवाल ये उठता है कि जब परमाणु बम को गिराने के लिए प्लेन की जरूरत होती है, तो क्या इंडियंस के पास प्लेन्स थे? साल 1988 11 अक्टूबर को बेंगलोर में वर्ल्ड स्पेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें इटालियन वैज्ञानिक रॉबर्ट पिनोटी ने कहा कि भारतीय एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा उन्नत थे और पूरी दुनिया को इसे सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा महर्षि भारद्वाज के द्वारा लिखे वैमानिक शास्त्र के आधार पर कहा था, जिसमें अनेक प्रकार के प्लेन्स के बारे में बताया गया था। कहा जाता है कि राइट ब्रदर्स से पहले 1895 में वैमानिक शास्त्र की हेल्प से मुंबई के शिवकर बाबूजी तलपड़े ने एक विमान बनाया था और उसे सफलतापूर्वक उड़ाया था। कहा जाता है कि अपनी पहली उड़ान में शिवकर तलपड़े का ये प्लेन करीब 1500 फीट की ऊंचाई तक गया था और उसके बाद नीचे गिर गया था। इस सफलता को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिवकर तलपड़े को सहायता देने वाले बड़ौदा के महाराजा सयासी गायकवाड़ को ब्रिटिश सपोर्ट देने से मना कर दिया था और शिवकर की रिसर्च को जब्त भी कर लिया था। इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी समय में भारत के पास उन्नत तकनीक के एयरक्राफ्ट मौजूद रहे होंगे। शिवकर बाबूजी तलपड़े की ये कहानी कितनी सही है, कितनी गलत, कुछ नहीं कहा जा सकता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन अब ये सवाल एक उठता है कि प्लेन्स को चलाने के लिए या तो इंजन चाहिए या फिर कोई मोटर। तमिलनाडु में तिरुमलाई जैन मंदिर है। यहाँ एक गुफा है जिसमें वैज्ञानिकों को करीब 2000 साल पुराना एक 3D ब्लूप्रिंट मिला है, जिसे लोग चक्र विमान के नाम से जानते हैं। इस 3D ब्लूप्रिंट को देखने पर ये कोई धार्मिक चक्र कम और किसी मशीन का ब्लूप्रिंट ज्यादा लगता है। इस 3D ब्लूप्रिंट में फैंस, आर्म्स और मैग्नेट भी लगे हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में किसी मोटर की तरह ही दिखता है, क्योंकि ये सभी पार्ट्स किसी इलेक्ट्रिक मोटर में ही देखने को मिलते हैं। नंबर 4, इलेक्ट्रिक सेल यानी बैटरी। अब हमारे पास परमाणु बम का एविडेंस है। उन्हें गिराने के लिए प्लेन्स की कहानी और एक भारद्वाज मुनि की लिखी पुस्तक है। प्लेन्स को उड़ाने के लिए मोटर भी है, लेकिन अभी भी इस कहानी को पूरी तरह से सच करने के लिए एक चीज की कमी बनी हुई है, और वो कमी है मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की। साल 1936 में इराक की राजधानी बगदाद में नई रेल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। तभी वहाँ एक ओवल सेफ का क्ले जार मिला, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक कॉपर का सिलेंडर और उस कॉपर सिलेंडर के अंदर एक आयरन रॉड मिली थी। इसके अलावा कॉपर सिलेंडर पर वैज्ञानिक को एसिड कोरियोजन के निशान भी मिले थे, जिसका मतलब था कि इसमें कभी एसिड डाला जाता रहा होगा। जब वैज्ञानिकों ने इसे चेक किया तो पता चला कि ये जार करीब 2000 साल पुराना है और ये एक प्रकार की बैटरी है। नंबर 5, एंटी ग्रेविटी डिवाइस। लोगों का मानना है कि भारत में भी ज्यादा टेक्निकली तो इजिप्शियन थे, जिन्होंने एंटी ग्रेविटी डिवाइस बना लिया था। साल 1977 से 1990 तक एक रिसर्च जॉयपार ने पैरामिडों के साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रिडल से जुड़े करीब 55 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद वो एक निष्कर्ष
निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब पिरामिड की शेप के किसी भी ऑब्जेक्ट को अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और आयंस के बीच तेजी से घुमाया जाए तो इसके चारों तरफ एक फोर्स जनरेट होता है जिसे ऑर्ब कहा जाता है। ये इतनी पावरफुल होती है कि इस पर किसी भी तरह के फोर्स अपना इफेक्ट नहीं डाल पाती है, यहाँ तक कि ग्रेविटी का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। और इस तरह की फोर्स सूरज के 11 साल बाद आने वाले सनस्पॉट साइकिल के दौरान जनरेट होती है। सनस्पॉट साइकिल सूरज से जुड़ा एक ऐसा समय है जब सूरज के नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से रिप्लेस कर जाते हैं। तब सूरज के द्वारा भारी भरकम आयंस रेडिएशन की बौछार की जाती है। जॉयपर का मानना है कि इस दौरान पिरामिड का वजन अपने आप ही 5 ग्राम तक कम हो जाता है। जॉयपार का मानना है कि गीजा के पिरामिड ओरायन नक्षत्र की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब है कि उस समय के ग्रीक लोग सनस्पॉट साइकिल का उपयोग करके अंतरिक्ष में या फिर ओरायन नक्षत्र तक का सफर तय करते थे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है पता नहीं, क्योंकि जॉयपार के रिसर्च को आज तक मान्यता नहीं मिली है। नंबर 6, प्राचीन कंप्यूटर। ऐसी ही एक चौंकाने वाली बात यह है कि कंप्यूटर आज से करीब 2000 साल पहले से इंसान के द्वारा काम में लिया जा रहा है। साल 1990 में ग्रीक के कुछ फिशरमैन को समुद्र की गहराई में जाने पर एक रोमियो जहाज के अवशेष मिले, जिसमें उन्हें एक घड़ी जैसा यंत्र मिला था जो करीब 2000 साल पुराना था, जिसमें कई गियर्स मौजूद थे। जब इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि ये एक तरह का कंप्यूटर हो सकता है जिसका उपयोग आकाश में सूरज चांद की पोजीशन पता करने के लिए किया जाता रहा होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया भर में फैले ऐसे सबूत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिन पूर्वजों को अनपढ़ मानते थे वो तकनीक के मामले में हमसे कई गुना ज्यादा आगे थे।